ये तो आपको रोज सुनाया जाता है कि वीर सावरकर ने अंग्रेजों से माफी मांगी थी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर भी आरोप है कि उन्होंने अंग्रेज सरकार से माफी मांगी थी। लिबरल, सेकुलर, वामी और कांग्रेसी हर रोज वीर सावरकर को बदनाम करने की साजिश रचते हैं। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि इनको इनके परमपिता जवाहरलाल नेहरू का भी सच बताया जाए। आज खरी बात में सबूतों, तथ्यों और तर्कों के साथ इस बात की पड़ताल होगी कि क्या नेहरू ने भी जेल से छूटने के लिए कोई बॉन्ड भरा था। तो आइए बिना समय गंवाए मुद्दे की बात पर आते हैं। ये 1923 की बात है। भारत के पंजाब में एक रियासत होती थी जिसका नाम था नाभा। ब्रिटिश सरकार ने यहाँ के राजा को गद्दी से हटाकर एक अंग्रेज प्रशासक नियुक्त कर दिया था। सिखों ने इसका विरोध करते हुए अंग्रेज सरकार के खिलाफ एक जबरदस्त आंदोलन छेड़ दिया। तब कांग्रेस ने तय किया कि नेहरू, आचार्य गिडवानी और के संतानम के नेतृत्व में एक दल हालात का जायजा लेने के लिए नाभा जाएगा। उधर नाभा के अंग्रेज प्रशासक ने इन तीनों नेताओं को रियासत में प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगा दिया। 22 सितंबर 1923 को नेहरू ये प्रतिबंध तोड़कर रियासत में दाखिल हुए तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। नेहरू, गाडगिल और संतानम को नाभा की जिस जेल में रखा गया उसकी हालत बेहद खराब थी। जेल की कोठरी की दीवारें और छत कच्ची मिट्टी से बनी हुई थी। नेहरू ने इसके पहले केवल लखनऊ और इलाहाबाद की जेलों में समय गुजारा था, जहां उन्हें हर तरह की सुविधाएं मिलती थी, जैसे खाना बनाने के लिए नौकर, पढ़ने के लिए किताबें और अखबार, खेलने के लिए वॉलीबॉल का मैदान और जेल के अंदर यहाँ वहाँ घूमने की आज़ादी। लेकिन नाभा की जेल में हालात एकदम अलग थे, जिसे देखकर नेहरू घबरा गए। ऐशो आराम में पले बड़े आनंद भवन के चश्मो चिराग का सामना पहली बार स्वतंत्रता संग्राम की हकीकत से हो रहा था। इस घटना के 13 साल बाद नेहरू ने 1936 में अपनी आत्मकथा एंड ऑटोबायोग्राफी लिखी, जिसका हिंदी संस्करण मेरी कहानी के नाम से छपा था। अपनी आत्मकथा में नेहरू ने नाभा जेल पर एक पूरा अध्याय लिखा है जिसका नाम है नाभा का नाटक। इस अध्याय में उन्होंने विस्तार से लिखा है कि जेल में उन्हें किस तरह का डर और तकलीफ महसूस होती थी। वो पेज नंबर 162 पर जो लिखते हैं उसे आप भी बहुत ध्यान से सुनिए। नेहरू लिखते हैं कि नाभा की जेल में हम तीनों एक बेहद रद्दी और गंदी कोठरी में रखे गए थे। वो कोठरी छोटी और सीलन भरी थी। छत इतनी नीचे थी कि हमारा हाथ उस तक पहुंच जाता था। हम ज़मीन पर सोते थे और रात में अचानक मैं जाग उठता था और तब मुझे मालूम पड़ता था कि कोई चूहा मेरे मुंह के ऊपर से गुजरा है। तो सुना आपने, चाचा नेहरू ने खुद बताया है कि वो चूहे की वजह से रात में चौंक कर उठ जाते थे। नेहरू की इस तकलीफ और डर का वर्णन उनके साथ उसी कोठरी में बंद रहे के संतानम ने भी किया है। संतानम ने नाभा जेल पर एक संस्मरण लिखा था जिसका नाम था हैंडकफ्ड विद जवाहरलाल। बाद में केंद्रीय मंत्री बने संतानम को जीवन भर इस बात का गर्व रहा कि उन्हें और नेहरू को एक ही हथकड़ी से बांधा गया था। खैर, संतानम अपने इस संस्मरण में जो लिखते हैं वो बहुत काम की बात है। वो लिखते हैं कि जेल में हमारे नहाने, धोने और कपड़ों का कोई इंतजाम नहीं था। जेल की कोठरी 20 फीट बाय 12 फीट की थी। कोठरी की कच्ची छत से हमेशा मिट्टी गिरती रहती थी। जवाहरलाल नेहरू बेहद परेशान थे। वो गुस्से में आकर हर आधे घंटे में कोठरी को साफ रखने के लिए ज़मीन पर झाड़ू लगाने लगते थे। लेकिन मैं और गिडवानी गुस्सा होने की बजाय खुश रहते थे। तो सुना आपने, संतानम और गिडवानी तमाम मुश्किलों के बाद भी खुश थे, लेकिन नेहरू से ये सब सहन नहीं हो पा रहा था। खैर, अपने संस्मरण में संतानम आगे जो लिखते हैं वो नेहरू गांधी खानदान और उनके चमचों की नींद उड़ा देगा। संतानम ने लिखा है कि किस तरह से जवाहरलाल के पिता मोतीलाल नेहरू ने भारत के वायसराय को खत लिखा और इसके बाद उन्हें जेल में अचानक सारी सुविधाएं हासिल हो गईं। संतानम जो लिखते हैं उसे बहुत ध्यान से सुनिएगा। वो लिखते हैं कि हम नाभा जेल में बंद हैं, ये जानकारी बाहर के लोगों को नहीं थी। पंडित मोतीलाल नेहरू बहुत चिंतित थे। उन्होंने हमारे ठिकाने के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए पंजाब के बड़े अधिकारियों और प्रभावशाली लोगों से संपर्क किया। जब उन्हें सफलता नहीं मिली तो उन्होंने सीधे वायसराय से संपर्क किया। इस पूरी प्रक्रिया में 2 से 3 दिन लग गए, लेकिन इसके बाद नाभा जेल के अधिकारियों का व्यवहार पूरी तरह से बदल गया। हमारे नहाने का इंतज़ाम हो गया और हमारे कपड़े भी हमें दे दिए गए। यहाँ तक कि जेल के बाहर से हमारे लिए खाने और फलों का इंतज़ाम भी हो गया। तो सुना आपने, जवाहरलाल नेहरू की कोठरी में चूहा था, छत से मिट्टी टपकती थी, कपड़े गंदे थे, नहाने का इंतज़ाम नहीं था।
स्वादिष्ट खाना और बेहतरीन फल नहीं थे, इसलिए उनके अमीर पिता मोतीलाल नेहरू ने पूरी ब्रिटिश हुकूमत को हिला दिया। नतीजा ये हुआ कि 72 घंटे के अंदर उनके लाड़ले बेटे जवाहर को सारी सुख सुविधाएं हासिल हो गईं। अब इसी की तुलना काला पानी जेल में बंद वीर सावरकर और उनके साथियों के साथ कीजिए। उन्हें तब तक बैल की तरह कोल्हू में जोता जाता था जब तक कि वो 10 लीटर तेल नहीं निकाल लेते थे। उन्हें दिन भर बेड़ियां पहनकर रहना होता था और यहाँ तक कि शौच भी खड़े होकर करना पड़ती थी। स्वादिष्ट फल तो छोड़िए, उन्हें उबले चावल के पानी का एक कटोरा भी नसीब नहीं होता था। सौभाग्य देखिए नेहरू का कि उनके रईस और ताकतवर पिता मोतीलाल नेहरू ने बाहर रहकर ही 72 घंटे में अपने रईसजादे के लिए जेल में सारे इंतजाम करवा दिए। और दुर्भाग्य देखिए वीर सावरकर का कि उन्हें ये तक नहीं पता था कि वो जिस अंडमान की जेल में बंद हैं वहाँ की एक दूसरी कोठरी में उनके सगे भाई गणेश सावरकर भी कैद हैं। फिर 1 साल बाद दोनों सावरकर बंधुओं ने जेल में एक दूसरे को देखा तो ये राज खुला कि दोनों भाई एक ही जेल में बंद थे। खैर, इतना सब सुनने के बाद भी नेहरू के चेलों, चमचों और गुलामों को मेरी बात पर शक है तो मैं उन्हें एक ऐसा सबूत दूंगा जिसे कोई भी नहीं नकार सकता है। खुद जवाहरलाल नेहरू ने अपनी आत्मकथा एंड ऑटोबायोग्राफी में माना है कि जब वो नाभा जेल में बंद थे तब उनके पिता मोतीलाल नेहरू ने वायसराय से संपर्क किया था। नेहरू पेज नंबर 165 पर लिखते हैं, मेरे पिता को देसी रियासतों का हालचाल मालूम था, इसलिए वो नाभा में मेरी अचानक हुई गिरफ्तारी से बेहद परेशान हो गए। उन्हें सिर्फ गिरफ्तारी के बारे में पता था, लेकिन बाहर कोई खबर नहीं आ पा रही थी। अपनी परेशानी में उन्होंने वायसराय को भी तार भेज डाला। नाभा में आकर मुझसे मुलाकात करने के लिए पिताजी के रास्ते में कई दिक्कतें खड़ी की गईं, लेकिन आखिरकार उन्हें मुझसे मुलाकात की इजाज़त मिल गई। आपके लिए जानना काफ़ी दिलचस्प होगा कि किस तरह से मोतीलाल नेहरू को अपने इकलौते बेटे से मिलने के लिए अंग्रेज़ों के सामने पापड़ बेलने पड़े, और इसका जिक्र मिलता है B.R. नंदा की किताब द नेहरूज में। पद्म भूषण से सम्मानित B.R. नंदा नेहरू गांधी परिवार के बेहद करीबी थे, लिहाजा उनकी लिखी बात पर सभी को विश्वास करना चाहिए। उनकी इस किताब में एक चैप्टर है जिसका नाम है ट्रैप्ड इन नाभा। इस किताब के मुताबिक मोतीलाल नेहरू ने वायसराय को लिखित में ये भरोसा दिया था कि उनका नाभा जाने का इकलौता मकसद सिर्फ अपने बेटे जवाहरलाल से मिलना है और वो वहाँ चल रहे किसी भी आंदोलन में शामिल नहीं होंगे। ध्यान दीजिए, तब तक मोतीलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके थे, लेकिन उन्हें किसी आज़ादी के आंदोलन से नहीं बल्कि सिर्फ अपने बेटे से मतलब था। मोतीलाल 24 सितंबर 1923 को नाभा पहुंचे और वहां रेलवे स्टेशन के वेटिंग रूम में रुके। मोतीलाल नेहरू के एक जिगरी दोस्त हरकिशन लाल पंजाब सरकार में मंत्री थे और अंग्रेज़ों के खासम खास थे। उनके जरिए मोतीलाल नेहरू पहले ही नाभा में ब्रिटिश प्रशासक जे विल्सन जॉनसन पर दबाव बना चुके थे, और इसका सबूत मिलता है जॉनसन के उन जवाबी पत्रों से जो उन्होंने मोतीलाल नेहरू को 24 सितंबर 1923 को लिखे। ये पूरा पत्र B.R. नंदा की किताब नेहरूज में प्रकाशित हुआ है। जॉनसन ने मोतीलाल नेहरू को लिखा था, पंजाब सरकार के सम्मानित मंत्री श्री हरकिशन लाल ने मुझे आपका वो तार भेजा है जो आपने उन्हें 22 सितंबर 1923 को इलाहाबाद से किया था। मैं निम्नलिखित शर्तों पर आपको आपके पुत्र से मिलने की अनुमति दे सकता हूं और इसके लिए आपको लिखित आश्वासन देना होगा। पहली, आप जब तक नाभा रियासत में हैं तब तक आप यहाँ कोई भी राजनीतिक गतिविधि नहीं करेंगे। दूसरी, जवाहरलाल नेहरू से मुलाकात के बाद आप तत्काल नाभा रियासत से चले जाएंगे। जे विल्सन जॉनसन, ICS प्रशासक, नाभा रियासत। मोतीलाल नेहरू इस बात के लिए तो तैयार थे कि वो नाभा में किसी राजनीतिक गतिविधि में हिस्सा नहीं लेंगे, लेकिन उनकी मांग थी कि जवाहरलाल नेहरू पर जो केस चलेगा उस दौरान उन्हें अदालत में रहने दिया जाए, जिससे वो अपने पुत्र की कानूनी मदद कर सकें। उनकी इस मांग को नाभा के अंग्रेज प्रशासक ने ठुकरा दिया और उसी दिन उन्हें वहां से वापस जाने का फरमान सुना दिया गया। मोतीलाल नेहरू 25 सितंबर को नाभा से अंबाला कैंट पहुंचे और यहां से उन्होंने सीधे वायसराय को एक नया तार भेजा, जिसमें उन्होंने लिखा कि मैंने नाभा के प्रशासक को यह भरोसा दिया था कि मैं वहां किसी आंदोलन में हिस्सा नहीं लूंगा। मेरा नाभा आने का इकलौता मकसद ये है कि मैं अपने बेटे जवाहरलाल से मुलाकात करना चाहता हूं और उसकी तरफ से अदालत में
पैरवी करना चाहता हूं, लेकिन मेरे गारंटी देने के बाद भी मुझे धारा 144 के तहत नाभा छोड़ने का हुक्म सुना दिया गया। इन हालात में मुझे संदेह है कि मेरे बेटे को न्याय मिलेगा और जेल में उसके साथ अच्छा व्यवहार होगा। मैं अंबाला कैंट स्टेशन पर आपके उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा हूं। मोतीलाल नेहरू की पुत्र प्रेम की यह मुहिम रंग लाई और वायसराय के दखल के बाद उन्हें 27 सितंबर 1923 को जेल में बंद जवाहरलाल से मिलने की अनुमति मिल गई। कितनी हैरत की बात है कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मोतीलाल नेहरू अपने बेटे जवाहर से मिलने के लिए अंग्रेज सरकार की हर शर्त मान रहे थे। इतना ही नहीं, वो बार बार वायसराय के सामने गुहार भी लगा रहे थे। फिर भी जब माफी की बात आती है तो दोषी सिर्फ वीर सावरकर को बताया जाता है। खैर, इसके बाद मोतीलाल नेहरू इलाहाबाद लौट गए, लेकिन वो अपने बेटे की मदद के लिए वहां एक तेज तर्रार युवा वकील कपिल देव मालवीय को नाभा में छोड़कर आए थे। आज़ादी के बाद यही कपिल देव मालवीय नेहरू सरकार में केंद्रीय मंत्री बने। खैर, नेहरू की गिरफ्तारी के बाद नाभा की अदालत में कार्रवाई शुरू हुई और यहीं से इस बात का शक गहराने लगता है कि दाल में कुछ काला था। नेहरू ने खुद अपनी आत्मकथा में लिखा है कि उनके केस की सुनवाई करने वाला जज एक तरह से अनपढ़ था। खैर, गिरफ्तारी के महज 12 दिन बाद ही नाभा की अदालत का फैसला आ गया। जवाहरलाल नेहरू, आचार्य गिडवानी और के संतानम को 2 अलग अलग मुकदमों में 2 साल की कैद सुनाई गई। यानी अब अगले 2 साल तक नेहरू को नाभा की जेल में ही रहना था। लेकिन इसके बाद वो हुआ जो आज तक भारत के अदालती इतिहास में कभी नहीं हुआ है। शाम को करीब 4 बजे अदालत ने नेहरू को 2 साल की सजा सुनाई और शाम 7 बजे नाभा के अंग्रेज प्रशासक ने यह सजा रद्द कर दी। इस रहस्यमयी घटना का वर्णन नेहरू ने भी रहस्यमयी तरीके से किया है। उन्होंने अपनी आत्मकथा में जो लिखा है उसको पढ़कर लगता है कि वो शायद कुछ छुपा रहे हैं। नेहरू लिखते हैं कि उसी शाम को जेल सुपरिटेंडेंट ने हमें बुलाया और हमें प्रशासक का आदेश दिखाया जिसमें हमारी सजा स्थगित कर दी गई थी। उसने हमें एक और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर दिखाया जिसमें लिखा था कि हम तत्काल नाभा रियासत छोड़कर चले जाएं और अगली बार बिना अनुमति के प्रवेश ना करें। मैंने दोनों हुक्म की कॉपी मांगी लेकिन वो हमें नहीं दी गई। इसके बाद हमें रेलवे स्टेशन भेज दिया गया। रात में शहर के दरवाजे बंद हो गए। हम अंबाला जाने वाली गाड़ी में बैठ गए। तो सुना आपने कितनी आसानी से नेहरू 2 साल की बजाय महज 2 घंटे में ही जेल से छूट गए। नेहरू सिर्फ 12 दिन ही नाभा की जेल में रहे, लेकिन उनके चमचे आज तक इसे उनकी एक महान जेल यात्रा साबित करते हुए ये बताते हैं कि नेहरू ने नाभा की जेल में कितने भारी भरकम कष्ट सहन किए थे। यहाँ तक कि 2008 में राहुल गांधी ने भी इस कथित पवित्र स्थल की सैर की थी। इतना ही नहीं, पिछले दिनों बारिश की वजह से नाभा जेल की इमारत गिर गई तो कांग्रेसियों ने हंगामा मचा दिया जैसे भारत की कोई महान धरोहर भर भरा कर गिर गई हो। हकीकत में नेहरू ने नाभा जेल में सिर्फ 3 दिन तक ही तकलीफ उठाई थी और उनके बाकी के 9 दिन मोतीलाल नेहरू की सेटिंग की वजह से आराम से गुजरे थे। नेहरू ने वो 2 साल की सजा कभी नहीं भुगती जो उन्हें नाभा की अदालत ने सुनाई थी। कई लोग तो ये भी दावा करते हैं कि उनके पिता मोतीलाल नेहरू ने अंग्रेज सरकार से जवाहरलाल नेहरू की सजा माफ करने की सिफारिश की थी। वहीं कई लोगों का ये दावा है कि जवाहरलाल नेहरू ने अंग्रेज अधिकारियों के सामने ये बॉन्ड भरा था कि वो फिर कभी बिना अनुमति के नाभा नहीं आएंगे, जिसके बाद उनकी सजा रद्द कर दी गई और उन्हें रिहा कर दिया गया। हालांकि ये भी सच है कि नेहरू का वो कथित बॉन्ड आज तक सामने नहीं आया है। इस सवाल पर नेहरू के विरोधी तर्क देते हैं कि नेहरू 17 साल देश के प्रधानमंत्री रहे, वहीं इंदिरा गांधी 15 साल, राजीव गांधी 5 साल और सोनिया गांधी की छत्र छाया में 10 साल मनमोहन सिंह की सरकार चली। ऐसे में जब सीधे नेहरू गांधी परिवार के हाथ में पूरे 47 साल तक इस देश की बागडोर रही हो, तब एक कागज के छोटे से टुकड़े को गायब कर देना कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन सिर्फ एक कयास के आधार पर नेहरू को ना तो अपराधी माना जा सकता है और ना ही उन्हें पूरी तरह से क्लीन चिट दी जा सकती है। ऐसे में मैं आपके सामने फिर से पेश करना चाहूंगा नेहरू की आत्मकथा के कुछ पन्ने जो कांग्रेसियों की नींद उड़ा देंगे। 1936 में लिखी अपनी आत्मकथा में नेहरू इस बात पर अफसोस जताते हैं कि वो बाद में नाभा नहीं गए। नेहरू ने ना सिर्फ अफसोस जताया बल्कि एक अपराधी की तरह अपनी गलती मानते हुए शर्मिंदगी भी जताई। अब मैं जो आपको बताने वाला हूं उसे नेहरू के चेलों, चमचों और गुलामों को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। दरअसल नाभा के इस जेल और रिहाई कांड के करीब 6 महीने बाद 1924 में एक बार फिर वहां सिखों का विद्रोह भड़क उठा। चूंकि नेहरू ने पिछली बार इस विद्रोह का नेतृत्व किया था, इसलिए लिहाजा
उन्हें इस बार भी अपना फर्ज निभाते हुए नाभा जाना चाहिए था, फिर भी नेहरू वहां नहीं गए। लेकिन महान स्वतंत्रता सेनानी आचार्य गिडवानी सीना तानकर वापस नाभा पहुंच गए। पुलिस ने उन पर गोली चलाई, जिसमें कई आंदोलनकारी मारे गए और गिडवानी गिरफ्तार कर लिए गए। अब गिडवानी किसी मोतीलाल नेहरू के बेटे तो थे नहीं, लिहाजा उन्हें पूरे 1 साल तक नाभा की उसी जेल में जमकर कष्ट दिए गए जिसमें पिछले साल वो नेहरू के साथ बड़े आराम से बंद थे। जेल में बीमार पड़ने के बाद जब गिडवानी करीब करीब मौत के मुंह में पहुंच गए तो उन्हें रिहा कर दिया गया। कहते हैं इस घटना के बाद उस दौर में मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू पर कई लोगों ने दबी जुबान से सवाल उठाए। इसी बात पर शर्मिंदा होते हुए नेहरू ने 1936 में अपनी आत्मकथा एन ऑटोबायोग्राफी में जो लिखा है उसे आपको बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। नेहरू पेज नंबर 169 पर लिखते हैं कि मैंने भी सोचा कि मैं खुद नाभा जाऊं और प्रशासन को मेरे साथ भी वही व्यवहार करने दूं जैसा कि गिडवानी के साथ हो रहा है। अपने साथी के साथ वफादारी निभाने का यही एक तरीका था, लेकिन मेरे कई दोस्तों ने मुझे ऐसा करने से मना किया और मेरा इरादा बदल गया। लेकिन हकीकत में मैंने अपने दोस्तों की सलाह का बहाना लेकर अपनी कमजोरियों को छुपा लिया। आखिरकार ये मेरी खुद की कमजोरी और नाभा के जेल में वापस ना जाने की अनिच्छा ही थी जिसने मुझे वहां जाने से रोका। मैं अपने साथी को इस तरह से अकेला छोड़ देने पर हमेशा से कुछ शर्मिंदा रहा हूं। इस तरह की, जैसा कि हम सब करते हैं कि बहादुरी के स्थान पर अक्लमंदी को प्रधानता दे देते हैं। तो सुना आपने, खुद जवाहरलाल नेहरू ने यह माना है कि वो दूसरी बार नाभा इसलिए नहीं गए क्योंकि उनकी उस कष्टकारी जेल में वापस जाने की इच्छा नहीं थी। नेहरू ने यह भी माना है कि वो आंतरिक रूप से कमज़ोर साबित हुए और बहादुरी दिखाने के स्थान पर उन्होंने नाभा ना जाने की अक्लमंदी दिखा दी। नेहरू ने यह भी माना कि वो अपने साथी के साथ वफादारी निभाने में नाकाम हुए। कहते हैं कि यह आखिरी बार था जब नेहरू ने अपनी किसी गलती को इस तरह से माना था। 1936 में ये सब लिखने के बाद नेहरू का कद बढ़ता गया और वो किसी तानाशाह की तरह व्यवहार करने लगे। लेकिन इन सारे तथ्यों से ये महसूस होता है कि महज 12 दिन में ही नेहरू का नाभा की जेल से छूट जाने का मतलब यही है कि दाल में ज़रूर कुछ काला था। इस पूरे केस में सारे परिस्थितिजन्य साक्ष्य इस बात की ओर इशारा करते हैं कि 1923 में नाभा की जेल से नेहरू या तो साजिशन रिहा हुए या फिर उन्हें साजिशन रिहा करवाया गया था। सावरकर के खिलाफ उंगली उठाने वालों को मैं अपने अगली वीडियो में बताऊंगा कि कैसे गांधी, नेहरू और कांग्रेस के बाकी बड़े नेताओं को जेल में 5 स्टार सुविधाएं मिलती थीं, और साथ ही हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे उस दौर की 5 स्टार जेलों और अंडमान के काले पानी वाली सेल्युलर जेल का। फिलहाल खरी बात प्रखर के साथ में इतना ही। आप चाहें तो मुझसे जुड़ने के लिए मेरे फेसबुक पेज प्रखर श्री 78 को लाइक कर सकते हैं, और अगर ट्विटर पर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरा ट्विटर हैंडल है प्रखर श्री 78। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।